सो द नेक्स्ट चैप्टर इज आयनिक इक्विलिब्रिया। तो आयनिक इक्विलिब्रिया की सबसे पहले इंट्रोडक्शन मैं आप लोग को यहाँ पे बताऊंगी। तो जो भी केमिकल रिएक्शन सोल्यूशंस में होती हैं, लाइक स्पेशली एक्वा सोल्यूशंस में, एक्वा सोल्यूशंस आप लोग समझते हो लाइक वाटर का सोल्यूशन, ठीक है, वो केमिस्ट्री में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। वो क्यों करता है? क्योंकि एक्वा सोल्यूशन में जब भी हम कोई आयनिक कंपाउंड डालते हो, तो मैंने आप सबको पहले ही बताया कि उसकी क्या हो जाती है, डिसोसिएशन। अब डिसोसिएशन होने के कारण दैट आर एक्टिंग गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि उनमें आयंस प्रोड्यूस हो जाते हैं। सो ड्यू टू द प्रोडक्शन ऑफ आयंस दे आर एक्टिंग एज गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। बट सारे एक्वा सोल्यूशंस में ऐसा नहीं होता। लाइक ये कंडीशन हम लोग सब पे एप्लीकेबल नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल कई ऐसे केमिकल कंपाउंड्स हैं जो ऐसे नहीं बिहेव करते। फॉर एग्जांपल अगर हम लोग शुगर का सोल्यूशन बनाएं वाटर में, तो वो भी एक्वा सोल्यूशन है, बट दैट सोल्यूशन इज़ नॉन कंडक्टिंग। सो द रीज़न बिहाइंड दैट इज़, देखो सबसे पहले क्या होता है कि कोई भी एक्वा सोल्यूशन में हम किसी इलेक्ट्रोलाइट को डालते हैं, उसकी डिसोसिएशन होती है, तो उस प्रोसेस को डिसोसिएट करके वो क्या करता है, आयंस जो हैं वो सोल्यूशन में एंटर करते हैं एंड दैट आर गेटिंग सराउंडेड बाय वाटर मॉलिक्यूल्स। उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, हाइड्रेशन। अब ये जो हाइड्रेटेड आयंस हैं, ठीक है, ये फ्रीली मूव करते हैं सोल्यूशन में, ठीक है, और उनकी एबिलिटी होती है, तो उनकी एबिलिटी होती है कि वो हाइड्रेटेड फॉर्म में मूव करते हैं, ठीक है, और दैट्स वाई वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। बट अगर हम लोग बात करें शुगर सोल्यूशन की, तो जो शुगर सोल्यूशन है वो जब वाटर में जाके शुगर डिज़ोल्व करती है, तो शुगर के मॉलिक्यूल्स डिस्पर्स्ड हो जाते हैं सोल्यूशन में, ठीक है, बट वो इंटैक्ट रहते हैं, इंटैक्ट फॉर्म में रहते हैं, मतलब कि वो हाइड्रेशन उनकी नहीं हो पाती प्रॉपर। तो जो कोई भी चार्ज पार्टिकल हम लोग बोल सकते हैं कि सोल्यूशन में नहीं होता, जिसकी वजह से क्या होता है कि शुगर सोल्यूशन, जो सॉल्यूशंस हैं वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते, ऐसे सॉल्यूशंस इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते। सो दिस इज ऑल अबाउट द इंट्रोडक्शन ऑफ आयनिक इक्विलिब्रिया। अब नेक्स्ट हम लोग करेंगे आर्हेनिस थ्योरी ऑफ आयनाइजेशन या फिर इलेक्ट्रोलाइटिक डिसोसिएशन। तो देखो ये सभी फिनोमिनन्स को एक्सप्लेन करने के लिए, ठीक है, इन सभी को एक्सप्लेन करने के लिए एक थ्योरी जो है उसको इंट्रोड्यूस किया गया, दैट इज़ by Arrhenius, and that theory is known as Arrhenius theory of electrolytic dissociation। तो इसके कुछ बेसिक पॉस्टुलेट्स हैं जो कि बहुत ही बेसिक हैं, ठीक है, तो उस सब के बारे में आप लोग को ऑलरेडी पता है, बट फिर भी मैं यहाँ पे थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन इसका दे रही हूँ, ठीक है। तो फर्स्ट पॉस्टुलेट जो होता है कि जब भी कोई इलेक्ट्रोलाइट को हम लोग वाटर में डिजोल्व करते हैं, तो दैट विल स्प्लिट्स अप इनटू चार्ज पार्टिकल्स, आयंस, या वो कीटाइंस हो सकते हैं या वो अनाइंस हो सकते हैं। अब जो भी पॉजिटिवली, लाइक आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, दिस इज इलेक्ट्रोलाइट, जब हमने इसको सोल्यूशन में डाला तो कुछ आयंस जो हैं वो कीटाइंस, मतलब पॉजिटिवली चार्ज, इनको हम कीटाइन बोलेंगे, वो बन गया, और कुछ जो है वो अनाइंस बन गए। तीसरा पॉस्टुलेट ये है कि ऐसे इलेक्ट्रोलाइट्स जो कि सोल्यूशन में जाके कंप्लीटली डिजोल्व कर जाए, उनको हम क्या बोलते हैं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स। एग्जांपल्स होती हैं HCl, सोडियम क्लोराइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड। और जो कंप्लीटली डिजोल्व नहीं करते उनको हम क्या बोलते हैं, वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। लाइक एग्जांपल होती है एसिटिक एसिड and this ammonium hydroxide and all this। अच्छा, अब डिग्री ऑफ आयनाइजेशन, दैट मीन्स डिग्री ऑफ डिसोसिएशन हम लोग कैसे निकालते हैं, ठीक है। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कैसे निकालेंगे कि कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो हैं टोटल जो स्प्लिट अप हुए, जिनकी डिसोसिएशन हुई है, डिवाइड करेंगे टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इलेक्ट्रोलाइट के एग्जिस्ट कितने करते थे। टोटल में से जितने डिसोसिएट हुए हैं, डिसोसिएट वाले को टोटल में से डिवाइड कर दो, यू विल गेट डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, दैट इज अल्फा। और डिग्री ऑफ डिसोसिएशन हमेशा डाइल्यूशन के साथ इंक्रीज करेगा। नेक्स्ट पॉस्टुलेट इसका क्या है कि जो टोटल चार्ज है जो कि आयंस कैरी करते हैं, कीटाइंस एंड अनाइंस, जो कीटाइंस पॉजिटिव चार्ज कैरी करते हैं, अनाइंस नेगेटिव चार्ज कैरी करते हैं, वो हमेशा क्या होएगा, इक्वल होएगा। लाइक जितने यूनिट पॉजिटिव चार्ज कीटाइन कैरी कर रहा है, उतने यूनिट नेगेटिव चार्ज ही अनायन कैरी कर रहा होगा, तभी सोल्यूशन जो है उसको हम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल बोल सकते हैं। नेक्स्ट पॉस्टुलेट क्या होगा कि इलेक्ट्रोलिसिस जब होती है तो हमेशा जो पॉजिटिव आयंस होते हैं वो मूव करते हैं टुवर्ड्स कैथोड। तो पॉजिटिव चार्ज कैथोड के ऊपर, नेगेटिव चार्ज, तो पॉजिटिव आयंस ऑब्वियसली क्यों है, पॉजिटिवली चार्ज है, तो इसीलिए वो कैथोड की तरफ ही मूव करेंगे। वेर एज जो आपके होंगे नेगेटिव चार्ज, वो मूव करेंगे एनोड की तरफ, ठीक है। तो पॉजिटिव वालों को हम लोग कीटाइंस बोलेंगे और नेगेटिव वालों को हम लोग अनाइंस बोलते हैं। अभी जो कंडक्टेंस होती है इलेक्ट्रोलाइट की सोल्यूशन में, वो आयंस की प्रेजेंस की वजह से ही होती है। जितनी ज़्यादा डिसोसिएशन होगी उतने नंबर ऑफ आयंस ज़्यादा होंगे और उतनी ही ज़्यादा कंडक्टेंस होगी। अब जो नेक्स्ट पॉस्टुलेट है, जो आयंस प्रोड्यूस होते हैं डिसोसिएशन की हेल्प से, वो किसकी तरफ मूव करते हैं, वो उनको हम लोग एज ए कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज में यूज़ कर सकते हैं फॉर फाइंडिंग आउट द मॉलिक्यूलर मासेस ऑफ सोल्यूट।
दैट यू एडिंग इलेक्ट्रोलाइट। नेक्स्ट पॉस्टुलेट है जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं इलेक्ट्रोलाइट्स की वो उनके डिफरेंट आयंस की वजह से ही होती हैं, उनकी प्रॉपर्टीज़ की वजह से ही होती है। अब नेक्स्ट आ जाता है कि ये डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कि कितने आयंस ने डिसोसिएट करना है वो किन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करेगा। फर्स्टली नेचर ऑफ सल्यूट के ऊपर ऑब्वियसली, अगर सल्यूट स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ज़्यादा होएगा, अगर वीक है तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कम होएगा। नेक्स्ट इज नेचर ऑफ सॉल्वेंट। अब कई सॉल्वेंट्स होते हैं लाइक वाटर, ठीक है, जिनका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ज़्यादा होता है, ठीक है, तो उनकी आयनाइजेशन जो है वो ज़्यादा होती है देन सॉल्वेंट्स लाइक एल्कोहल जिनका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या है, कम है। नेक्स्ट इज डाइल्यूशन। अब जितनी ज़्यादा आप लोग डाइल्यूशन करते जाओगे दैट मीन्स कि आप सॉल्वेंट्स ज़्यादा यूज़ कर रहे हो, ठीक है, तो उनकी आयनाइजेशन भी क्या होगी, ज़्यादा होगी। नेक्स्ट इज टेम्परेचर। तो ऑब्वियस सी बात है कि टेम्परेचर इंक्रीज करने से आयनाइजेशन तो इंक्रीज होती ही है। लास्ट फैक्टर है नेचर ऑफ अदर सब्सटेंस प्रेजेंट इन सोल्यूशन। नेचर ऑफ अदर सब्सटेंस प्रेजेंट इन सोल्यूशन, इसको हम लोग कॉमन आयन इफेक्ट लगा के यहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे। कॉमन आयन इफेक्ट क्या होता है कि जब एक इलेक्ट्रोलाइट की डिग्री ऑफ डिसोसिएशन सरप्रेस कर जाती है बाय एडिंग अनदर इलेक्ट्रोलाइट जिनका कि एक आयन दोनों का आपस में कॉमन होएगा, उसकी वजह से उस पहले वाले की डिग्री ऑफ आयनाइजेशन जो है वो सरप्रेस कर जाती है वैल्यू। इस इफेक्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, कॉमन आयन इफेक्ट। सो दिस इज ऑल अबाउट आर्हेनियस थ्योरी। सो नेक्स्ट इसकी लिमिटेशंस हैं जो आप लोग रीड आउट कर सकते हो। सो नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास आ जाता है रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेसिस। एसिड बेसिस की रिलेटिव स्ट्रेंथ जानने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि एसिड क्या होता है और बेस क्या होता है। तो अकॉर्डिंग टू आर्हेनियस कंसेप्ट, एसिड एक ऐसा सब्सटेंस होता है जिसको आप वाटर में डिजोल्व करने के बाद वो H पॉजिटिव आयन देगा, और बेस एक ऐसा सब्सटेंस होता है जिसको वाटर में डिजोल्व करने के बाद वो OH नेगेटिव आयन्स देगा। अब देखो, एसिड की स्ट्रेंथ मतलब जितने ज़्यादा नंबर ऑफ H पॉजिटिव आयन वो देगा सब्सटेंस आफ्टर डिजोल्विंग इन वाटर, उतना ही ज़्यादा वो स्ट्रॉन्गर एसिड होएगा। और बेस होएगा कि जितने ज़्यादा नंबर ऑफ OH नेगेटिव देगा उतना ही ज़्यादा वो स्ट्रॉन्गर बेस होएगा। स्ट्रॉन्ग एसिड्स क्या होते हैं अल्टीमेटली, जो डिसोसिएट कर जाते हैं कम्प्लीटली, लाइक वो ज़्यादा नंबर ऑफ H पॉजिटिव आइंस देंगे, लाइक HCl हो गया, सल्फ्यूरिक एसिड हो गया, नाइट्रिक एसिड हो गया। वीक एसिड्स क्या होते हैं, जो सिर्फ डिसोसिएट करते हैं टू सम एक्सटेंट, ठीक है, आफ्टर डिजोल्विंग इन वाटर, वो क्या होता है, वीक एसिड, लाइक एसिटिक एसिड हो गया। ओके फाइन। अब रिलेटिव स्ट्रेंथ में आप लोग को बताती हूँ कि डेरिवेशन इसकी कैसे करनी है। सबसे पहले आप लोगों ने क्या लेना, दिस इज़ वाटर एंड दिस इज़ एनी एसिड। ए क्या है उसका नेगेटिव पार्ट और H पॉजिटिव क्या है उसका पॉजिटिव पार्ट। सो देखिए दिस इज एसिड। फॉर एग्जांपल यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना, सपोज दिस इज एसिड, एसिटिक एसिड, तो इसमें से H पॉजिटिव उसने एच लिख लिया और ये जो CH3CO नेगेटिव है उसको उसने A ले लिया, ठीक है। तो अगर हम लोग इसकी हाइड्रोलिसिस करते हैं तो नेगेटिव पार्ट ऑब्वियसली अलग हो जाएगा और ये वाटर क्या करेगा, H पॉजिटिव को लेके हाइड्रोनियम आयन बना देगा। अच्छा, अगर आप लोगों को पता हो केमिकल इक्विलिब्रियम में इक्विलिब्रियम या डिसोसिएशन कांस्टेंट हम लोग कैसे निकालते हैं कि कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट ओवर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। अब ये है प्रोडक्ट्स, ये है रिएक्टेंट्स। सो दीज आर प्रोडक्ट्स हाइड्रोनियम एंड A नेगेटिव एंड दीज आर रिएक्टेंट्स। अब वाटर की कंसंट्रेशन देखो, वाटर तो सॉल्वेंट है, ठीक है, उसकी कंसंट्रेशन प्रैक्टिकली कांस्टेंट रहती है, ठीक है, तो ये भी कांस्टेंट है। अगर हम वाटर को मैं इधर ले जाऊँ तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो इन दोनों कांस्टेंट्स को मल्टीप्लाई करके मैं नया कांस्टेंट इंट्रोड्यूस कर देती हूँ Ka, मेरे पास ये रह जाएगा, ठीक है। अब Ka क्या है, डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड, ठीक है, इसलिए मैंने इसको Ka लिखा है। अब मैं इसको, ये तो था जनरल, ठीक है, अब मैं इसको एसिड एग्जाम्पल के साथ एक्सप्लेन करती हूँ। दिस इज HA की जगह पे मैंने क्या ले लिया, एसिटिक एसिड, ठीक है। अब एसिटेट अलग हो जाएगा और ये बन जाएगा हाइड्रोनियम। सिमिलरली जैसे ऊपर निकाला है, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट ओवर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट आ जाएगा, ठीक है। तो अभी इसके बाद हम लोगों ने क्या करना है, अगर हम सिंप्लीफाई करने की इसको कोशिश करें, ठीक है, H पॉजिटिव आयंस को और इनको रिप्रेजेंट करें तो हम लोग Ka को क्या बोल सकते हैं, थर्मोडायनेमिक एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट, ठीक है। तो ये कैसे आएगा, यहाँ पे देख सकते हो आप लोग कि दिस इज कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव, दिस इज A नेगेटिव, क्योंकि ये एसिटेट A नेगेटिव ही है ना, नीचे HA दोनों है क्योंकि हाइड्रोजन उसके साथ लगा हुआ A के साथ। तो फिर मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ, एक्टिविटी ऑफ H पॉजिटिव, एक्टिविटी ऑफ A नेगेटिव, एक्टिविटी ऑफ HA। A क्या है, यहाँ पे एक्टिविटी है इन सभी स्पीशीज़ की, ये H पॉजिटिव की, ये A नेगेटिव की, और ये क्या है HA की। अच्छा, ऑसवेल्स डिल्यूशन लॉ आप लोग लोअर क्लासेस में पढ़ते हो। ऑसवेल्स डिल्यूशन लॉ के अकॉर्डिंग Ka किसके इक्वल होता है, C अल्फा स्क्वायर के। अल्फा कहाँ, यहाँ पे क्या होता है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। तो यहाँ से अल्फा की वैल्यू निकालें तो C उधर जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, और ये स्क्वायर उधर जाके अंडर रूट में कन्वर्ट हो जाएगा, मतलब अल्फा की वैल्यू आ जाएगी ये, ठीक है। अब रिलेटिव स्ट्रेंथ निकालनी है। रिलेटिव का मतलब होता है दो चीज़ों का कंपैरिजन। हम लोगों ने दो एसिड्स लेने हैं, ठीक है, दो वीक एसिड्स लेने हैं 1 और 2। तो एसिड स्ट्रेंथ ऑफ एसिड 1 किसके इक्वल होएगी,
किसके इक्वल होगी, अल्फा 1, मतलब इसके डिग्री ऑफ डिसोसिएशन की, कि इसके कितने H पॉजिटिव आइंस इसने दिए हैं आफ्टर डिसोसिएशन, और 2 की होएगी अल्फा 2, इसके डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या है, तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑब्वियसली किसके इक्वल होता है, Ka1 अंडर रूट ऑफ Ka1 Ka2। तो मतलब कि यहाँ से अगर आपको अल्फा 1 अल्फा 2 पता, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन पता है, तो आप लोग इनके क्या निकाल सकते हो, डिसोसिएशन कॉन्स्टेंट्स निकाल सकते हो। अब अगर आप लोगों को यहाँ पे अल्फा पता है, मतलब डिग्री ऑफ डिसोसिएशन जितना ज़्यादा होएगा उतनी ही ज़्यादा उसकी Ka की वैल्यू और उतनी ही ज़्यादा उसकी स्ट्रेंथ होगी, क्योंकि ये क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। सो दिस इज ऑल अबाउट द रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेसिस। अब नेक्स्ट टॉपिक हम लोगों ने यहाँ पे करना आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर क्या होता है, सबसे पहले वाटर की प्रॉपर्टीज़ मैं यहाँ पे बताना चाहती हूँ आप लोगों को, कि जो प्योर वाटर होता है ना, दैट इज़ वीक इलेक्ट्रोलाइट, मतलब कि उसकी बहुत कम इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होती है। दैट मीन्स कि हम लोग यहाँ पे इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी कम है, तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि वाटर में जो H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव आयंस की डिसोसिएशन है वो बहुत कम होती है, या फिर बहुत कम होती है। हम लोग यहाँ पे ये बोल सकते हैं कि डिसोसिएशन तो होती है बट बहुत कम होती है, ठीक है। अब हमने क्या करा, 2 वाटर मॉलिक्यूल्स ले लिए, तो 2 वाटर मॉलिक्यूल्स की डिसोसिएशन हाइड्रोनियम आयन प्लस OH नेगेटिव आ जाएगी। यहाँ पे अगेन वही केमिकल इक्विलिब्रियम वाला फॉर्मूला लगाया जो पिछले टॉपिक में लगाया, तो क्या आ जाएगा, डिसोसिएशन कांस्टेंट कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स ओवर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। पिछले का लगाओ तो H पॉजिटिव आ जाएगा, इस रिएक्शन पे तो हाइड्रोनियम आयन आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे अब क्योंकि 2 वाटर मॉलिक्यूल्स हैं तो उनकी क्या आएगी, पावर 2 आ जाएगी, ठीक है। अभी ये जो स्क्वायर ब्रैकेट है बेसिकली ये क्या रिप्रेजेंट करती है, मोलर कंसंट्रेशंस किसी भी स्पीशीज की, जो कि अंदर लिखी हुई है। अब डिग्री ऑफ डिसोसिएशन वाटर की हमें पता है कि ये बहुत स्मॉल होती है, ठीक है। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन वाटर की बहुत कम होती है, जैसे कि मैंने अभी भी बताया दैट इट इज एक्टिंग एट वीक इलेक्ट्रोलाइट, तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कम होता है, ऑलमोस्ट कॉन्स्टेंट होता है, ठीक है। तो मोलर कंसंट्रेशन वाटर की हम लोग कैसे निकालते हैं, टोटल वेट बाय मोलर मास। मोलर मास कितना होता है वाटर का, 18, दोनों को डिवाइड करें तो दिस इज मोलर कंसंट्रेशन ऑफ वाटर 55.5, ठीक है। तो दैट मीन्स कि अब मैं इस वाटर को इसके साथ मल्टीप्लाई कर दूं अगर, ठीक है, तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव आयंस के इक्वल। तो कांस्टेंट, क्योंकि वाटर की मैंने अभी बोला कि वाटर की जो मोलर कंसंट्रेशन है वो कांस्टेंट है, कांस्टेंट इनटू कांस्टेंट, नया कांस्टेंट K वाटर आ जाएगा। तो यहाँ पे ये जो KW है दिस इज एक्चुअली द आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर इज इक्वल्स टू द प्रोडक्ट ऑफ आयंस ऑफ वाटर दैट आर H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव, एज सिंपल एज दैट, ओके। अब यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं आप लोग को दोबारा से समझा देती हूँ विद एग्जांपल। वाटर की डिसोसिएशन करी, H पॉजिटिव OH नेगेटिव, ठीक है। तो यहाँ पे हमें पता है कि रूम टेम्परेचर के ऊपर डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वाटर जो है वो होता है 1 × 10⁻⁻14। सो यहाँ पे जो KW है दैट इज इक्वल्स टू 1 × 10⁻⁻14, क्योंकि रूम टेम्परेचर के ऊपर होती है इसकी डिसोसिएशन कांस्टेंट की वैल्यू, ठीक है। ये अब सपोज यहाँ पे ये भी यूनिवैलेंट ये भी यूनिवैलेंट है, ठीक है। इसकी भी मैं x मान लेती हूँ कंसंट्रेशन, इसकी भी x इंटू एक्स इज इक्वल्स टू दिस, एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू दिस। तो x निकालना है तो स्क्वायर उधर जाके क्या हो जाएगा, इसके ऊपर अंडर रूट निकाल लिया, ये आ गई इसके अंडर रूट की वैल्यू। अब क्योंकि जितने H पॉजिटिव आयंस है उतने ही OH नेगेटिव आयंस है सोल्यूशन में वाटर की डिसोसिएशन के बाद, तो दैट मीन्स कि H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव की क्या आ जाएगी कंसंट्रेशन, दिस 1 × 10⁻⁷ एट रूम टेम्परेचर। नेक्स्ट है कि टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होता है आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर के ऊपर, तो ऑब्वियसली जैसे ही टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं मोलर कंसंट्रेशन H पॉजिटिव OH नेगेटिव की इंक्रीज करती है, तो ऑब्वियसली आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर भी क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। थैंक यू सो मच।